नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीसी स्कूल लेक्चर 2025 का जो पेपर है उसको कंटिन्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सभी द्विरेखिक रूपांतरण जिनके निश्चर बिंदु आल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद फिक्स पॉइंट आर -1 एंड 1, किसी के निश्चर बिंदु 1 और -1 दे रखे हैं तो वो कौन से द्विरेखिक रूपांतरण होंगे। तो द्विरेखिक रूपांतरण हम लेते हैं W बराबर AZ+B अपॉन CZ+D। अब अगर इसका फिक्स पॉइंट अगर 1 है तो 1 रखने पर 1 मिलना चाहिए। 1 रखने पर 1 मिलने पर एक कंडीशन आ जाएगी 1 = A+B अपॉन C+D। ठीक है, इसको मैं सोल्व करके क्या ले सकता हूँ, C+D = A+B। दूसरा, आप चाहो तो वैसे ऑप्शन से चेक करके भी देख सकते हो। अगर 1 रखने पर 1 इसी से मिलेगा तो वैसे ऑप्शन से चेक करोगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगी, लेकिन मेथड से हम ऐसे करेंगे। और जब -1 रखने पर -1 मिल रहा है तो -1 रखने पर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, 1 रखने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, और -1 रखने पर -1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ इससे ही सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही है जो पहली कंडीशन को स्पाई कर रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन ही पहली कंडीशन को स्पाई कर रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं कर रहे, ये 1 रखने पर 1 नहीं दे रहा, ये 1 रखने पर 1 नहीं दे रहा, ये 1 रखने पर 1 नहीं दे रहा, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इनमें से कोई और भी 1 रखने पर 1 वैल्यू देता तो फिर -1 रख के और चेक करते। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C-D बराबर कितना जाएगा, A लिख दो, चाहे B -A लिख दो, ऐसे -A+B लिख दो, ऐसे कर दो। ये समीकरण 1 हो गई, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करोगे, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ोगे तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2C आ जाएगा। 2C बराबर इधर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2B आ जाएगा। इसका मतलब C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू B आ गई। और जैसे C की वैल्यू B रखोगे तो यहाँ B से B कैंसिल हो जाएगा और -D बराबर -A आ जाएगा। या यहाँ पे C की जगह क्या रखोगे, B रखोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, D बराबर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन 1 या सेकंड में पुट करोगे तो क्या जाएगा, D बराबर ये आ जाएगा। और ये D और C दोनों की वैल्यू आप इसमें इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा W बराबर AZ+B। C की जगह क्या पुट कर देंगे, B, D की जगह पुट कर देंगे तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। मुश्किल ही ऐसा कोई स्टूडेंट मुश्किल ही मिलेगा जो फर्स्ट एडी तैयारी करके गया हो उसने क्वेश्चन नहीं किया हो। ठीक है, मेरा क्वाड्रेचर टॉपिक है ना फेवरेट, क्यों है, इस टाइप के क्वेश्चन के कारण फेवरेट टॉपिक है। ऐसे शानदार क्वेश्चन है, ये कहो कि क्वाड्रेचर में ऐसे शानदार क्वेश्चन हैं कि आपको देख के लगेगा कि हाँ शानदार टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक में एक कमी भी है कि जरूर नहीं है कि इसका क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें क्वाड्रेचर है, बीटा गामा फंक्शन है, एसिम्पटोट्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और हम कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक और भी शामिल कर सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन है। उनके में क्वेश्चंस है ना, या तो बहुत ईजी आ जाता है या फिर है ना बच्चों से अटेम्प्ट नहीं होता। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, किस एग्जाम में कैसे आ जाए। तो मैं तो यही कहूंगा इन टॉपिक्स को चाहे आप ज्यादा लेवल का तैयार मत करो, कम लेवल का तैयार करो, लेकिन तैयार जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्रों y² और x³ बराबर तथा x² और y³ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट से कर सकते हो। रिजल्ट क्या है, y⁴m बराबर x⁴n हो और x⁴m बराबर y⁴n, या आप क्या करो पावर चेंज कर दो या बेस चेंज कर दो, कोई एक ही बात है। तो यहाँ पे पावर 2 और 3 है, यहाँ पे पावर 2 और 3 है, एक बार y और x है फिर x और y है, तो इन्होंने क्या कर दिया, बेस चेंज कर दिया। अगर इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्रफल पूछेंगे तो जो आपका रिजल्ट है, जो एरिया है, वो क्या आएगा, m - n/m+n। यहाँ पे m बड़ी वैल्यू होगी, n छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अब 2 और 3 में बड़ी वैल्यू कौन सी, 2 और 3 में जो बड़ी वैल्यू है वो 3 है, तो हम इसका आंसर क्या ले सकते हैं, 3 में से 2 घटा दिया, 3 में 2 जोड़ दिया, आंसर कितना हो गया, 1/5। तो हमारा जो आंसर है वो 1/5 क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि मोस्टली वही बच्चा कर पाएगा या वही टीचर कर पाएगा जिसने इसको काफी बार पढ़ा है। और एग्जाम में ऐसे हर क्वेश्चन का अपन फॉर्मूला बना के चलने लग गए तो एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं होगा और कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फिर एरिया कैसे निकालें, तो जो कॉन्सेप्ट अब मैं बता रहा हूँ उसकी बात करें। अगर ये याद है तो उसका वो तो आपका ये मान लो क्वेश्चन 5 सेकंड भी नहीं पकड़ेगा। लेकिन आपको अगर ये याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाना चाहिए। क्यों सोल्व हो जाना चाहिए, इसमें दोनों में क्या विशेषता है। देखो ये जो वक्र है ना, ये आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि अचरपद नहीं है, ये भी इसमें भी अचरपद नहीं है, तो दोनों मूल बिंदु से जा रहे हैं, दोनों मूल बिंदु से जा रहे हैं। और अगर आपने दूसरा पॉइंट भी आइडिया लगा लिया कि दोनों कहां से जा रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो पहला तो है 0,0, दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, 1,1। आप 1,1 रखोगे तो 1 की पावर 2 लो चाहे 1 की पावर 3 लो, ये भी इसको स्पेसिफाई करेगा, ये भी इसको स्पेसिफाई करेगा। तो ये जो दोनों वक्र हैं इनका डायग्राम कैसा बनेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना श्योर है जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो एक तो मूल बिंदु पे काटेंगे और एक कहां पे काटेंगे, 1,1 पर काटेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। अब एक वक्र मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ऊपर वाला वक्र एक नीचे वाला वक्र है,
ऊपर वाले वक्र से y की वैल्यू निकाल लो, नीचे वाले वक्र से y की वैल्यू निकाल लो, और ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र, ऊपर की वैल्यू मान लो f1x है और नीचे वाले वक्र से f2x है, तो जो आपका एरिया होगा वो क्या होगा, ये एरिया बराबर इंटीग्रेशन x की लिमिट कहां से कहां तक, x की लिमिट 0 से 1 तक, y की लिमिट लेते तो भी 0 से 1 तक, क्योंकि पॉइंट दोनों 0 0 1 1 है, तो x 0 से 1 तक जा रहा है, y भी 0 से 1 तक जा रहा है, तो चाहे आप x की लिमिट लो चाहे y की लिमिट लो, दोनों 0 से 1 तक होंगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, x के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो f1x माइनस f2x और इंटू dx ऐसा। और अगर बाय चांस आपने इस वक्र को ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया, तो आंसर में सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, नेगेटिव का। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको बस करना क्या है, आपको इससे y का मान निकालना है, इससे y का मान निकालना है, दोनों से y के मान निकाल के एक मान को पहले लिखना है, एक मान को बाद में लिखना है, इंटीग्रेशन करना है, सोल्व करना है। अगर आपने सही लिख दिया तो आंसर 1/5 आ जाएगा, आपने गलत लिख दिया तो आंसर -1/5 आ जाएगा, जिसको आप 1/5 कर दोगे आंसर करेक्ट हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं पेपर सेटर, अगर कोई शानदार टीचर अगर पेपर सेट करता है तो वो कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, और उसका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और अगर आप सिर्फ सोल्व करने में लगे हो तो इसका मतलब ना आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देते हो, और जो बच्चा सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देता है ना, तो उसके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा जीरो जाते हैं, मैं कह रहा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमारे पास एक वक्र है, हमारे पास जो वक्र है एक वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो उससे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 3/2। एक से वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक से वाई क्यूब बराबर एक्स है, तो एक्स की पावर 2/3, एक्स की पावर 2/3। अब जब एक से छोटी वैल्यू लेते हैं तो उसकी पावर ज्यादा बढ़ाने पर कम हो जाती है, और जब एक से छोटी वैल्यू लेते हैं उसकी पावर कम करने पर वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस टाइप से अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले सकते हो, वरना किसी को भी घटा के लिख सकते हो। तो लिमिट तो 0 से 1 के पीछे रहेगी, मैंने एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ऐसे dx लिख दिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स की पावर कितना हो गया, एक जोड़ दिया, एक जैसे एक जोड़ देंगे तो 2/3 में अगर एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया तो 3 2 5, 5/3 हो गया, 5/3, और 5/3 बटे में उसको 3/5 लिख दिया। ठीक है, माइनस एक्स की पावर इसमें एक जोड़ दिया तो 5/2, 5/2 भाग दिया तो 2/5 हो गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। एक रखेंगे तो 3/5 में से 2/5 घटा है। ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, ये तो अपर लिमिट रख दिया, 0 रखेंगे तो क्या होता है, 0 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट रखने पर तो 0 आ रहा है, उसको चाहे आप यूज में लो चाहे मत लो। 3 - 2 और नीचे आ गया 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 2, ऊपर वाले को 3 - 2 जो हमने लिखा था, और इसको सोल्व करने पर कितना आ गया, 1/5। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो कितना हो गया, 1/5। तो क्वेश्चन इजी है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को चाहे 1 मिनट के अंदर कर दिया तो इसका मतलब उस बच्चे का माइंड अच्छा काम करता है। और जो बच्चा ये सोच के भाई ये पहली बार क्वेश्चन देखा होगा नहीं होगा, जो नहीं कर पाया, इसका मतलब वो बच्चा सिर्फ क्या करता है, देखे क्वेश्चन को सोल्व करने में बिलीव करता है, नए क्वेश्चन को देखते उसको डर लगता है, और नए क्वेश्चन को देखते डर लगता है तो उसका मतलब आप ना कुछ चीजें समझ के नहीं जाती, रट के जाते हो। जब आप रटना बंद कर दोगे तो नए क्वेश्चन को देखने से डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरे साइन ट्रांसफॉर्मेशन है। हमेशा आपको जब मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था कि P लेस देन का जब क्वेश्चन होता है, लेस देन 0 का क्वेश्चन होता है, तो उसको आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जो भी ये P है, पैरामीटर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने क्या किया, P को क्या मान लिया, P को अपनी तरफ से कुछ दूसरा पैरामीटर मान लिया, जैसे मान लो मैंने -s मान लिया। ठीक है, तो अगर P लेस देन 0 है तो हम क्या कहेंगे, -s भी लेस देन 0 है, और -s लेस देन 0 है तो s कैसा हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये लेस देन का साइन किस में जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा। तो s पॉजिटिव हो गया, और अगर s पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हम किस पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस पैरामीटर के लिए। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं, और वो पैरामीटर क्या लेके चल रहे हैं, p की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, s लेके चल रहे हैं। अगर s के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, √2/π लिखेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट साइन के लिए 0 से इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, फंक्शन x का है तो f(x) लिख दिया, और अगर पैरामीटर s है तो साइन और यहाँ पे s लिख दिया, और x dx ये वेरिएबल हो गया। इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। अब ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला लिखा गया, लेकिन आंसर तो किसके अंदर लिखना है, P के अंदर लिखना है। तो अब इस फॉर्मूले को लिखने के बाद में s की जगह क्या पुट कर दोगे, इस s की जगह क्या पुट कर दोगे, -p पुट कर दोगे। P की जगह -s पुट कर सकते हैं, s की जगह -p पुट कर सकते हैं। इसको अगर आप जब पुट करोगे तो क्या होगा, ये होगा phi of -p इक्वल्स टू √2/π 0 to infinity। ठीक है, f of x साइन ऑफ x ने क्या पुट कर दिया, x ने आपने क्या पुट कर दिया, -p पुट कर दिया, -p, और यहाँ पे x इंटू dx। ये माइनस कॉमन आ जाएगा, और माइनस कॉमन आके इधर चला जाएगा, और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, इससे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। हमने क्या किया, माइनस कॉमन लेके इधर लिख दिया माइनस, और ये जो वैल्यू है ना जो बच गई, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस 12 की इधर लेफ्ट साइड में लेके, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, पैरामीटर क्या है, ऐसा हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर। तो ये क्वेश्चन भी है ना अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भाई मैं तो ये मांगूंगा जिसने थोड़ा सा और डीपली पढ़ा है वो जरूर इस क्वेश्चन को करके आएगा, ठीक है। अब है एक कण पर क्रियाशील 8 न्यूटन 5 न्यूटन तथा 4 न्यूटन के परिणाम के क्रम से 3 बल साम्यावस्था में है। 5 न्यूटन 4 न्यूटन परिणाम वाले बलों के मध्य कोण कितना होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में अगर अपन क्वेश्चन देने जाते हैं तो हमेशा क्वेश्चन पेपर को एंजॉय करना चाहिए। जैसे मालूम मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो हमेशा मैं क्वेश्चंस को रीड करके फॉर्मूले से सोल्व करने के साथ साथ में मैं क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ कि कहना क्या चाहता है मेरे से, और अगर क्वेश्चन जो कहना चाहता है वो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप मेथड भूल जाओगे तो भी आंसर कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, बल क्या क्या है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन और 8 न्यूटन है। तो अगर मैं इन बलों की बात करूँ, इन फोर्सेस की बात करूँ, तो 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में आपको बताना है कि कौन कितना, ठीक है। 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के इनके देख आपको ये बताना है कि कौन कितना होगा, ये अपना हिसाब लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में मेरे को फॉर्मूला नहीं आता तो क्या करता, मैं तो ये सीधा हिसाब लगाता। अगर 3 5 न्यूटन 4 न्यूटन के साथ अगर कोई ट्रिपलेट बना रहे तो हमें तो पता है 4 5 और 8 है ना, ट्रिपलेट तो बनाते नहीं है, ट्रिपलेट बनाते नहीं है तो 90 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है। तो चाहे मैं कुछ भी करके आता लेकिन फोर्थ ऑप्शन है ना वो नहीं करके आता, ठीक है। मेरे को समस्या इस चीज से नहीं है कि आप है ना गलत करके आओ, मुझे वो सब बच्चे इंटेलिजेंट लगते हैं जो कि है ना ऐसा क्वेश्चन को हटा देते हैं, एक ऑप्शन हटा देते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम में जा रहे हो, आप तुक्का मार रहे हो और आपने अगर इस ऑप्शन को कट कर दिया फिर चाहे गलत कर दिया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मैं उस बच्चे को इंटेलिजेंट ही कहूंगा, उसका माइंड काम करता है। वो बात अलग है कि उसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उसका माइंड ना वर्किंग पोजीशन में है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, एंगल π/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबल है। अब जैसे 4 न्यूटन और 5 न्यूटन और 8 न्यूटन के बल है, सारे बल है ना कोस इनवर्स में दे रखे हैं, अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब 0 से बड़े हैं 90 से छोटे हैं। अब मैं एक बार ये कहूँ इसको फॉर्मूले से, ये 2 मिनट में हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, ठीक है, जल्दी होगा, फास्ट होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो कि मेरे पास 4 न्यूटन का बल है, ये मेरे पास मान लो 5 न्यूटन का बल है, ठीक है, और ये मेरे पास कितना है 8 न्यूटन का बल है, ऐसा बना। फिर अब ये मान लो 4 न्यूटन का बल है, ये इस टाइप से कैसे भी करके मैंने बना दिया, साम्यावस्था में तो क्रमवार भुजाओं से निरूपित हो जाएगा। अब जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये एंगल पूछा है, ये 4 न्यूटन ये 5 न्यूटन। अगर आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, अगर हम इसको लगभग 4 माने, इसको 5 और इसको पैमाने पर बढ़ाएंगे तो ये आपको आंसर बता देगा कि कितना डिग्री का एंगल है। और अगर आपको ये पता लग रहा है कि ये एंगल लगभग 60 डिग्री के करीब है, और 60 डिग्री का मान कोस कितने पे होता है, कोस का मान अगर आपको होगी कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो जिसकी वैल्यू 1/2 के करीब होगी वो वैल्यू है ना आपका आंसर होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो ये तो लगभग 1/4 के करीब है, और ये लगभग 0.8 या 0.9 होगा, और ये कितना है, ये लगभग हाफ, ये 20/40 होता तो हाफ हो जाता, और हाफ हो जाता तो लगभग 60 डिग्री हो जाता। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है। तो जहां दिमाग काम करता है, ज्योमेट्री काम करती है, वहां आंसर तुरंत आ जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लो अगर नहीं पता तो सीधी सी बात है, क्या है, किन के बलों के मध्य कोण पूछा है, अगर साम्यावस्था में 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के मध्य कोण पूछा है तो आप लिखोगे 8 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा कोस, और यहाँ पे इनके मध्य कोण मान लो मैंने बोल दिया थीटा। तो होता क्या, अगर 3 बल साम्यावस्था में तो F3 का स्क्वायर बराबर, अगर F1 और F2 के मध्य कोण पूछा है तो F3 का स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इनटू cos थीटा। ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला जब अप्लाई कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 25 घटा दिया, 16 घटा दिया, और इधर लिख दिया 40 cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 16 घटाओगे तो ये हो जाएगा 48, और 48 में 25 घटाओगे तो 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा 40 cos थीटा, 40 cos थीटा बराबर 23, और cos थीटा बराबर 23/40, cos थीटा बराबर 23/40, थीटा बराबर कितना गया, cos इनवर्स 23/40, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, अप्रोच में होने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में कि हार्ड है। तो वास्तव में शानदार पेपर बना है।
इस पेपर में हम कहें, जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन में कुछ में दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ बिल्कुल इजी हैं, कुछ थोड़े अच्छे लेवल के हैं। अब इन 10 क्वेश्चनों में हर स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन जरूर अच्छे लेवल के लगे होंगे, किसी को कोई 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी को कोई दूसरे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। हर क्वेश्चन, अगर ये जो लगातार जो मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिसने 10 के 10 सही किए तो इसका मतलब तो उसने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है। वरना ऐसा दिखने में इजी हो सकता है, लेकिन ये पेपर इतना इजी है नहीं, ठीक है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सदिशों ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश क्या दे रखा है, ए सदिश दे रखा है, वो दे रखा है आई के प्लस 2 जे कैप, तथा बी सदिश क्या दे रखा है, माइनस का जे कैप प्लस 2 के कैप के मध्य कोण के अंत समद्विभाजक की अनुदिश इकाई सदिश है। इकाई सदिश है तो करना क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये इकाई सदिश है, ये इकाई सदिश नहीं है, ये इकाई सदिश नहीं है, ये इकाई सदिश नहीं है, और इकाई सदिश पूछा तो आंसर करेक्ट हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो जब इकाई सदिश पूछा और इकाई सदिश एक ही ऑप्शन है, उससे बढ़िया और क्या हो गया, वैसा आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि बच्चों ने क्या किया होगा, जैसे अंतर समवादित की फॉर्मूला रटते हैं कई बार, ए कैप प्लस बी कैप, ऐसा है वो सदिश होता है, ठीक है। इससे भी आंसर जाएगा, पहले आप ए कैप लिखो, फिर बी कैप लिखो, फिर उसके अनुदिश आप क्या करो, उसका परिमाण क्या कर लो, उसका जो परिमाण है उसका परिमाण क्या कर दो, ए कर दो। तो पहले जब इसको सोल्व करोगे, ए कैप प्लस बी कैप को सोल्व करोगे, तो जो आपका आंसर वो कैसे आएगा, ए कैप का मतलब आई कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में रूट का 1 का स्क्वायर, जीरो जे कैप का पद नहीं है तो 0 का स्क्वायर, के कैप का पद है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस बी कैप सोल्व करोगे तो बी कैप, ये सी कैप नहीं है भाई, ये सी सदिश है, इसका इकाई सदिश होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे बी कैप सोल्व करेंगे तो माइनस का जे कैप माइनस का 2 के कैप, और आप इसमें भी क्या करोगे, मॉडुलस का भाग दोगे, अपांक का परिमाण का भाग दोगे तो इकाई सदिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और किसका माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे अपन सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों में बटे में √5 आएगा, तो पहले तो आएगा आई कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √5, ठीक है, और फिर आएगा माइनस का जे कैप माइनस का 2 कैप अपॉन √5, और जैसे ही √5 एलसीएम लोगे, जैसे ही √5 एलसीएम लोगे तो अपना ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऑप्शन। और जिसको अगर ये ऑप्शन मिल गया और फिर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि इकाई सदिश नहीं है, तो फिर वो इसको टिक मार करके आ जाएगा, और जो इसको टिक मार करके आ जाएगा तो उसका 1/3 ना नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक सही किया है, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के बाद में, इसको सोल्व करने के बाद में आई कैप माइनस जे कैप 2 कैप से माइनस 2 कैप कैंसिल हो जाएगा, ऐसे √5 आया था, यहाँ पे सोल्व करने के बाद में इसका परिमाण निकालना, उस परिमाण का भाग और देना है, तब जाके आंसर आएगा। तो थोड़ा सा पढ़ते टाइम ये और डेफिनेशन में ये भी ध्यान रखना है कि अंतर समविभाजन के साथ साथ अनुदिश इकाई सदिश भी। तो एक वर्ड की अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की कि इकाई सदिश पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है, तो फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है, सही से गलत हो सकता है। तो शानदार ऑप्शन बनाए, अगर आप शानदार क्वेश्चन, शानदार ऑप्शन, जिस बच्चे ने पढ़ के आया वो भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को क्या करके गया, कर दिया हो, गलत कर दिया हो, ठीक है। सरल आवर्त गति से चलने वाले किसी कण का आयाम a है तथा आवर्तकाल t है, तो आवर्तकाल t बराबर कितना होता है, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू होता है। तो आप चाहे म्यू के रूप में समीकरण लिखो, चाहे t के रूप में लिखो, बात एक ही है, तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो सरल आवर्त गति से चलने वाले किसी कण का आयाम a तथा आवर्तकाल t है, ठीक है। यदि कण की मध्य स्थित, तो अगर इसके लिए जो सरल आवर्त गति के जो समीकरण लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं v² बराबर म्यू इंटू a² माइनस a², ये अपनी सरल आवर्त गति की समीकरण होती है, जिसका आयाम जो एम्पलीट्यूड है वो a दे रखा है, वेलोसिटी कितनी है, x डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी है वो v है, ये म्यू आपको दे रखा है, जिसका रिलेशन आप अगर आवर्तकाल से लिखो तो t बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू हो गया, ठीक है। तो ए बोर्डिंग मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिख दी, हैज एन एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए दे रखा है स्मॉल ए, तो हमने स्मॉल ए का में ले लिया, टाइम पीरियड टी दे रखा है तो आप इसको टी में बदल भी सकते हो, लेकिन आंसर में न म्यू आएगा न टी आएगा, तो उसका यूज लेके यहाँ पे टी में बदल सकते हो, लेकिन आंसर में टी है ही नहीं, तो इसलिए उसका यूज लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, यदि कण की मध्य से, ये क्या है, ये हमारे पास मान लो इन दो बिंदुओं के मध्य ए और बी के मध्य सरल आवर्त, यहाँ पे कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है, और यहाँ से जब कण गति करना स्टार्ट करता है तो जैसे ही इस ए का 2/3 यानी ये 3 हिस्से करें, तो यहाँ पे जब वो पहुंचेगा 2a/3 डिस्टेंस पे, हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक जब वो 2a/3 डिस्टेंस पहुंचेगा, तब जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि वो v डैश हो जाती है, इस केस के लिए जो वेलोसिटी है उसको मैंने क्या मान लिया, v डैश हो जाती है। तो इसमें मैंने क्या रखा, जब x बराबर 2a/3 है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तब v बराबर कितना होता है, v डैश, ये अपनी तरफ से मैंने क्या कर लिया, मान लिया। अब मैंने इसको माना तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, v डैश का स्क्वायर बराबर v डैश का स्क्वायर बराबर
म्यू इंटू, तो सही लिख लेना भाई, वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू और ए स्क्वायर माइनस और 2a का ओपन 3 का होल स्क्वायर करें तो 2a का होल स्क्वायर करें तो 4a स्क्वायर, तो नीचे 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा। इसको अगर हमने सोल्व किया तो और क्या लिख सकते हैं कि वी डैश का स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर, एलसीएम लेने पर 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर घटा दोगे तो 5a स्क्वायर, म्यू साथ में है ही, अपॉन में आ गया 9। ठीक है, तो कितना हो गया म्यू इंटू 5a स्क्वायर बटे 9। आप चाहो तो वी डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें वी डैश स्क्वायर से काम चल जाएगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, अब क्या करें, इतनी दूरी पर होने पर अब जो वेग था वी डैश था, इस वेग को अगर वी डैश की जगह अपन क्या कर दें 3 गुना कर दें, तो अगर कोई चीज ऐसे जा रही है आराम से और अगर वो वेलोसिटी उसकी ज्यादा बढ़ा देंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी तो आयाम बढ़ जाएगा। अब वो आयाम कितना होगा वो अपन पूछ रहे हैं। तो अगर ये वेग तिगुना करने पर अगर आवर्तकाल तो अपरिवर्तित रहे, लेकिन तो इसका नया आयाम कितना होगा, इसका नया आयाम कितना होगा 5/2 होगा, 9/4 होगा, 7/2 होगा, 7/3 होगा। अब ये क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, तो जो एग्जाम किसी एग्जाम में आया हुआ है जो क्वेश्चन, तो उसके सही होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। टाइप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मेथड से क्या करोगे, मेथड से हमने क्या कहा, यदि क्या कर दिया, यदि v को क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, डैश कर दिया, उस स्थिति में आवर्तकाल चेंज नहीं है, आवर्तकाल चेंज नहीं है तो म्यू भी चेंज नहीं है, और आयाम है वो क्या कर दिया हमने नया मान लिया कैपिटल ए हो गया, और डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है वो 2a/3 है। डिस्टेंस हमने कितनी दूरी चली उतनी चली, अगर उसी दूरी पर 2a/3 दूरी पर आप डिस्टेंस पे वेग को क्या करते हैं 3 गुना करते हैं, और ये आपका आवर्तकाल बोल दो चाहे म्यू बोल दो, अगर मैं इसको टी के पदों में लिख सकता है, ये परिवर्तित रहता है तो आयाम क्या बताया नया a डैश होता है। यहाँ पे v डैश स्क्वायर का मान वहां से रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, वी डैश स्क्वायर का भी मान सोल्व किया था तो म्यू इंटू 9 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर बाई 9 हमने अभी वैल्यू लिखी थी, बराबर कितना गया म्यू इंटू और ये कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई 9, ऐसा हमने सोल्व कर लिया। तो म्यू से म्यू क्या हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इससे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5a स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने सही लिखा है क्या, सही लिखा है। ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बाई 9, 4a स्क्वायर बाई 9, इसको हमने सोल्व किया तो 9 पंचू 45, 4 49, 49a स्क्वायर अपॉन 9, और जब ए स्क्वायर की वैल्यू है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की जो वैल्यू है वो 49 का रूट लेंगे तो 7a अपॉन 3, तो ये आयाम कितना आ गया 7a/3, ये अपना आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जब ये पहली बार मैंने जब ये क्वेश्चन सोल्व किया तो मेरे से सोल्व नहीं हुआ, दूसरी बार सोल्व किया तो भी मेरे से सोल्व नहीं हुआ, तो मैंने तो अपनी लिस्ट में है ना इसको ऐसे क्वेश्चन में शामिल कर लिया कि ये अपन सोल्व करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने इसका आंसर याद कर लिया। तो अगर कोई क्वेश्चन आप 2 बार सोल्व कर रहे हो, 2 बार सोल्व नहीं हो रहा, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, तो 2 बार सोल्व किया, 3 बार सोल्व किया, इसका मतलब मैंने ये नोट कर लिया कि ये क्वेश्चन मेरे से ना जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सोल्व हो, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व नहीं हो तो उसका आंसर याद कर लो, आंसर याद रखो और भी बढ़िया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अपने एग्जाम में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब सोल्व कर पाते हैं तो 2 मेथड हो गए, उत्तर भी याद है वैसे ही पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, निम्न खेल में यदि कोष्टिका 2, गेम थ्योरी का क्वेश्चन है, आपके पास कोई सेल दे रखी है। ठीक है, तो इफ द एंट्री 2,2 इज ए सेटल पॉइंट फॉर द फॉलोइंग गेम, तो ये कोई सेटल गेम का जो गेम थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है 2,2, 2,2 का मतलब ये जो 7 दे रखा है ये क्या है सेटल पॉइंट है, ये आपका क्या है कल्याण बिंदु। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये एक्स और वाई पे जो कंडीशन है वो क्या है। हम क्या करते हैं, देखो हम जब भी कल्याण बिंदु ज्ञात करते हैं तो हम सब रो का मिनिमम लिखते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसका आंसर 7 कब आएगा, जब इन सब का मिनिमम, अगर मैं मिनिमम लिखूं किसका मिनिमम लिखूं, सेकंड रो के एलिमेंट का 10 का 7 का और y का, इनका मिनिमम लिखूं तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और इनका रो का मिनिमम लिखते हैं तो अगर इस रो का मिनिमम अगर 7 आ रहा है तभी तो ये आपका सेटल पॉइंट होगा, और ये अगर 7 मिनिमम है तो 10 7 से बड़ा है ही, और y भी 7 से बड़ा होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए 7 से बड़ा भी हो सकता है और 7 से बराबर भी हो सकता है, तो y 7 से बड़ा होना चाहिए, y 7 से बड़ा होना चाहिए, y 7 से बड़ा होना चाहिए, और y 7 के बराबर भी हो सकता है। बराबर वाला दे ही नहीं रखा तो कोई बात नहीं, चलो बराबर नहीं देखो तो ये 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब इनमें क्या है, अगर ये इस कॉलम की बात करेंगे, ये कॉलम सेकंड, ये सेकंड रो की बात करिए, अब सेकंड कॉलम की बात कर लेते हैं। सेकंड कॉलम में क्या दे रखा है 4 7 और x दे रखा है, 4 7 और x, अगर 4 7 x इसका मैक्सिमम देखेंगे तो 4 मैक्सिमम किसका 4 का 7 का और x का, वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अगर ये 7 इससे बड़ा है और ये 7 इस x से भी बड़ा होगा
तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम 7 आएगा। इसका मतलब एक्स के कंडीशन क्या है कि 7 क्या होना चाहिए, इसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक्स छोटा है या बराबर है 7 से, एक्स छोटा है या बराबर है किससे, 7 से, तो जैसे मान लो एक्स समान 5 लिया तो भी इसका मैक्सिमम 7 आएगा, एक्स समान 0 ले लिया तो भी इसका मैक्सिमम 7 आएगा। तो ये कंडीशन इससे मिलती है। तो इस रो से तो ये कंडीशन मिलती है, और इस रो से तो ये कंडीशन मिलती है कि y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा, और इससे ये कंडीशन मिलती है कि x लेस देन इक्वल टू 7 होगा। तो इन दोनों से अपन एक साथ लिखेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगी कि x लेस देन इक्वल टू 7, y ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब इक्वल वाला निशान दे नहीं रखा तो इक्वल वाला हटा देंगे एक बार, तो ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन y ग्रेटर देन 7 दे रखा है तो वो लिख देंगे। तो अपना ये करेक्ट, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्या, ठीक है, थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन है मोस्टली, ये तो सबको ही पता है कि इस टाइप से अपन सोल्व करते हैं। लेजेंडरी पॉलिनोमियल, तो देखो लेजेंडरी पॉलिनोमियल, देखो जब मैं एमएससी में पढ़ता था तो मैंने क्या किया था, बेसल फंक्शन को पढ़ा था, लेजेंडरी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने जब बेसल को लेक्चर की तैयारी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, तब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि बेसल फंक्शन से लेजेंडरी पॉलिनोमियल इजी है। ठीक है, उसका क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होने के चांस, उसमें ज्यादा वेराइटी नहीं है। बेसल फंक्शन क्या है, कई बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाता है, कभी किसी दूसरे फॉर्मूले में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन लीजेंड्रे ना इतना इजीली कनेक्ट नहीं होता। तो मैंने जितने पेपर देखे हैं तुलनात्मक, लीजेंड्रे का क्वेश्चन क्या आता है, बेसल की तुलना में इजी आता है। ठीक है, तो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पीएनएक्स के लिए ये नहीं कहता कि हमेशा इजी आएगा, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड होगा कैसा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन तुलनात्मक अगर आप दोनों को बराबर तैयारी करते हो तो आपके लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के ज्यादा अच्छे चांस रहते हैं। मेरा जो अनुभव है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत आपके लिए नहीं करा, मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये इसके लिए कौन सा फंक्शन आएगा। तो आपको खूब बार में पढ़ा चुका कि P1 का मतलब एक घात का बहुपद, P3x का मतलब 3 घात का बहुपद। जब एक घात के बहुपद और 3 घात के बहुपद को आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, उनको किसी से मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो 3 घात का बहुपद आएगा। अब इसमें 3 घात का पद है नहीं, वो उससे कैंसिल होगा नहीं, तो आंसर 3 घात का बहुपद मिलेगा, और 3 घात का बहुपद ये है, तो एग्जाम में आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि भाई हम तो इसको सोल्व करेंगे, मैंने मेरे वीडियो में ये भी स्पेशल कहा है कि कोई सिर्फ इतना पढ़ना चाहे कि मैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल में एक ही चीज पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको P1x, P0x, P1x, P2x, P3x, P4x इनके मान पता होने चाहिए। आप मेरा ऑनलाइन का वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें स्पष्ट क्या है, और आप देख रहे हो कि उसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में। तो मिनिमम जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3/5 P1x की x रख दिया, और यहाँ पे 2/5, और P3x का मतलब कितना हो गया, 3 घात का बहुपद है, कितना आएगा 3 घात का बहुपद, तो आ जाएगा 5x³ - 3x/2, ये P3x की वैल्यू। तो जिनको याद है वो ऐसे करेंगे, जिनको याद नहीं है वैसे डायरेक्ट भी हिसाब लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में अगर आप देखो तो 3x तो यहाँ पे बचेगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5x³ - 3x/5 एलसीएम आ गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, 5x³ में जब 5 का भाग दोगे 5x³ को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका x³ आ गया। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि दिमाग से स्लिप होना, अगर आपने इसको कम पढ़ा तो दिमाग से स्लिप होना स्वाभाविक है, अगर किसी स्लिप होना स्वाभाविक है फिर वो उस क्वेश्चन को छोड़ गया तो गलत है, क्योंकि आपको इसका पॉलिनोमियल का तो पक्का ही पता होना चाहिए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामान्य दूरी में क्या दे रखा है, संवर्त। सामान्य दूरी में क्या होता है कि इसमें s 1/4, 1/4 की वैल्यू पूछी है। s देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये संवर्त s, यहाँ पे x0 और अगर यहाँ पे r है, तो ये क्या एक संवर्त गोलक है। ठीक है, संवर्त गोलक में क्या होता है, ये इसका सेंटर दे रखा है, इसकी रेडियस दे रखी है, और अगर ये मैपिंग है तो ये संवर्त गोलक क्या होता है, संवर्त अंतराल का काम करता है। ये किसका काम करता है, संवर्त अंतराल का काम करता है। ठीक है, तो संवर्त अंतराल का काम करता है, तो अगर आपको संवर्त अंतराल का मतलब, अगर आपने क्या किया, अगर कोई किसी पॉइंट पे मान लो ये रियल लाइन है, और इस रियल लाइन पे यहाँ पे कहीं 0 है, यहाँ पे क्या 1/4 को सेंटर लेके, और 1/4 डिस्टेंस का आपने अगर 3 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता, तो 2 डायमेंशन में तो सर्कल खींच देते, 3 डायमेंशन में तो स्फीयर खींच देते, लेकिन 1 डायमेंशन में है तो आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, एक रेखाखंड लेंगे, और वो क्या होना चाहिए 1/4 दूरी पर हो। तो इधर से 1/4 दूरी आगे जाएंगे तो पाव यहाँ पे है, पाव और आगे चले गए तो आधा हो गया, ऐसा मान लो, हाफ आगे, पाव 1/4 पहले से 1/4 आगे चले गए तो 1/2 पे पहुंच गए, 1/4 पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 0 पहुंच जाएंगे, 1/4 पे पीछे चले गए तो 0 गए। तो आपका जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 तक, ये कौन सा हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर आप मेथड से सोल्व करोगे तो मेथड से कैसे सोल्व करोगे, एस में क्या दे रखा है, अगर 1/4, 1/4 दे रखा है, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर रियल नंबर आएंगे जितने भी, क्योंकि अपन इसमें इंटरवल में ले लें,
और यहाँ पे 0,1 भी दे रखा है, तो 0,1 की रियल में भी 0,1 के बीच के एलिमेंट लेंगे। और किस प्रकार से लेंगे कि x की सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 1/4 से कम या बराबर होनी चाहिए। अब अगर ये समवर्त गोलक है तो बराबर का निशान, अगर ये ओपन स्फेयर होता, क्लोज स्फेयर की जगह अगर ओपन स्फेयर होता तो यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आता, यहाँ पे इक्वल का निशान आ गया। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो मैं ये काम ही दे रहा हूँ कि x माइनस ए अगर लेस देन इक्वल टू बी है तो आप x माइनस बी से बड़ी या बराबर x माइनस ए लिखोगे और लेस देन इक्वल टू बी। जब इसको सोल्व करोगे तो हम क्या कहेंगे, -1/4 से बड़ा या बराबर x माइनस 1/4 है और उससे बड़ा या बराबर कितना है 1/4, ऐसा सोल्व करके। अब इसको और सोल्व किया तो 1/4 हम क्या करें, यहाँ से 1/4 हटाना चाह रहे हैं तो सब जगह 1/4 जोड़ देंगे, यहाँ पे 1/4 जोड़ देंगे तो 0 जाएगा, यहाँ पे 1/4 जोड़ देंगे तो x बचेगा, यहाँ पे 1/4 जोड़ देंगे तो 1/4 और 1/4 1/2 हो जाएगा। तो x का मान 0 से लेकर 1/2 के बीच में है और इस अंतराल के अंदर भी ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से हाफ के बीच में। हमारा जो आंसर वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से हाफ के बीच। तो मेथड से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट समझ के भी कर सकते हो क्या करना चाह रहे हो। ये बेसल फंक्शन का देखो, बेसल फंक्शन का ये क्वेश्चन वैसे तो भले ही एक रिजल्ट पे बेस्ड है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि ऐसे कितने के रिजल्ट बच्चा याद करेगा। ठीक है, तो जिसको रिजल्ट याद है वो 10 सेकंड में अंदर कर देगा, नहीं याद है तो वो सकता है इसको करता रहे। अगर मान लो कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से मान लो k तक और यहाँ पे x 0 और यहाँ पे मान लो ax dx, इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, k अपॉन ए होता है। ठीक है, अब अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो ये 3 सेकंड का क्वेश्चन है, तो 0 से लेकर 3x j0 और यहाँ पे 2x dx, इसको हम लिखेंगे तो कितना देगा 3/2 आंसर हो गया। और साथ में क्या मल्टीप्लाई में आएगा, साथ में आ जाएगा j1, ये a इंटू बी मल्टीप्लाई, a इंटू के है यहाँ पे तो a इंटू के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा j1 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बोल दो, 2 इंटू 3। ठीक है, तो अपना जो आंसर हो कितना हो जाएगा 3/2 j1 इंटू 6। ठीक है, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो अपना ये आंसर हो गया, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये कांस्टेंट है के और ए का मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट आ जाएगा, ये j1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम कहना चाह रहे हैं। तो जिसको रिजल्ट याद है तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर सकता है। अब इस पेपर में हमने 10 क्वेश्चन किए, अगर मान लो एग्जाम की बात करें तो मैं कहूँगा सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है एग्जाम में होने, ये क्वेश्चन एग्जाम में होना चाहिए। अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप थोड़ा सा तैयारी का लेवल कम है, चाहे 1 मिनट से ज़्यादा लगा दो। ये क्वेश्चन होता ही नहीं होता, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी लेवल तक तैयारी करते हो। ये क्वेश्चन होने अप्रोच का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। और मैं इन सब में सबसे जो अच्छा मैं कहूँगा कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं होने वाला है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही 0 लेवल का है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है और सबसे ठीक लेवल मेरे को उसका लगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये रिजल्ट याद रहना कोई जरूरी नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में से अगर आपके ना 6 भी सही हो रहे हैं तो भी अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर 6 से कम है तो इसका मतलब थोड़ी सी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। जिसने 10 के 10 कर दिए वो तो शानदार तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 क्वेश्चन वाला भी ये मान के चलो कि उसने अच्छी मेहनत की है, अच्छी तैयारी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।